हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रोटेशनल मोशन के बारे में कि रोटेशनल मोशन की क्लास 11th की हम सीरीज़ लेके आ रहे हैं। पूरी इस कंप्लीट सीरीज़ को हम अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो रोटेशनल मोशन में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रिजिड बॉडी के बारे में। व्हाट इज़ रिजिड बॉडी? इन विच डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स डज नॉट चेंज इवन आफ्टर द फोर्स इज अप्लाई इट। मतलब कि इसके अंदर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स डज नॉट चेंज इवन आफ्टर द फोर्स इज अप्लाई इट। कोई भी एक रिजिड बॉडी है, मैं आपके सामने कोई एक रिजिड बॉडी बना रहा हूँ ये, ठीक है। इसके अंदर कोई भी दो कंसीडर कर लिए, ठीक है, दो पार्टिकल कंसीडर कर लिए। कोई भी अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी पे अप्लाई होगी तो ये जो हमारे दो पार्टिकल हैं ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद रोटेशनल मोशन को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कुछ टर्म्स के बारे में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है बच्चों? हमें इस चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले हमें पढ़ना है लीनियर फिजिक्स को हम बदलेंगे रोटेशनल फिजिक्स में। रोटेशनल फिजिक्स में। अब आप पूछोगे सर ये लीनियर फिजिक्स क्या है, रोटेशनल फिजिक्स क्या है? चलिए, बहुत आसान बना देंगे हम इस चीज़ को भी। लीनियर मतलब जो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में चले, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी हमारी डेरिवेशन फिजिक्स के अंदर, मतलब कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन पाथ में चले तो वो लीनियर होती है। कोई रोटेशनल में चले तो क्या होती है? वो रोटेशनल या एंगुलर, कोई घुमावदार चले। तो हमारे चैप्टर का नाम ही रोटेशनल मोशन है, तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। मतलब जो भी मेरी वैल्यूज़ हैं फिजिक्स में लीनियर की, उसको मैं रोटेशनल मोशन में मैं उसको क्या बोलता हूँ और क्या क्या वैल्यू है ये हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। चलिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लीनियर में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हम यहाँ पर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, बट रोटेशनल मोशन में हम इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड बच्चों, वेलोसिटी। वेलोसिटी को यहाँ पर स्मॉल dx बाई में dt है, बट हम यहाँ पर एंगुलर में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, या w बोल लो, डी थीटा बाय में dt। नेक्स्ट थर्ड टर्म, हम एक्सेलेरेशन की बात करें, एक्सेलेरेशन में लीनियर को बोलते हैं हम dv बाय में dt, बट यहाँ पर हम डिनोट करेंगे अल्फा से, हम यहाँ पर डिनोट करेंगे अल्फा से डी ओमेगा बाय में dt। फोर्थ टर्म हमारी, चलिए फोर्थ टर्म डिस्कस करेंगे। फोर्स, वी नो वेरी वेल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बट यहाँ पर हम फोर्स को टो में रिप्रेजेंट करेंगे। टो इज इक्वल टू आई इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर आई क्या है बच्चों को काफ़ी को कन्फ्यूजन होगी, डोंट वरी, आने वाले चैप्टर के अंदर आप अच्छे तरीके से जान जाओगे कि आई क्या है। ठीक है बच्चों। आई बेसिकली आपको मैं अगर बता दूं तो आई को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। चलिए, उसके बाद मोमेंटम बात करते हैं। हमारी फिफ्थ टर्म मोमेंटम बेसिकली क्या होता है? P इज इक्वल टू एम इंटू वी, बट हम एंगुलर की बात करें, एल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को इनर्शिया मल्टीप्लाई में एंगुलर वेलोसिटी। अब मैं सिक्स टर्म की बात करता हूँ। सिक्स टर्म में क्या होगा? वर्क डन को बेसिकली हम एक्सप्रेस करेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर वर्क डन को एक्सप्रेस करेंगे टो इंटू थीटा। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको ये सारी जो मेरी वैल्यूज़ हैं इनको एंगुलर फॉर्म में पता लग गई होंगी। अब मैं एक टेबल के रूप में आपको कुछ इक्वेशन बता रहा हूँ जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन थी। सपोज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो मेरी इक्वेशन थी वो यहाँ पर क्या बनेगी? अब v वेलोसिटी को ओमेगा से w से रिप्रेजेंट किया था, w इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, जो कि लीनियर इक्वेशन है। इसको जब मैं रोटेशनल में पढ़ूंगा वो क्या होगी? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी। ठीक है बच्चों। इसके स्क्वायर है टी पे। नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। तो यहाँ पर मैं पढ़ने वाला हूँ, सॉरी, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू टू अल्फा थीटा।
होपफुली बच्चों आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा रोटेशनल मोशन के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे चलिए आगे हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में बच्चों। इसी वीडियो में हम जानेंगे सेंटर ऑफ मास की सेंटर ऑफ मास क्या है। हमने बेसिकली पढ़ लिया रोटेशनल मोशन के बारे में। चलिए अब हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। मास क्या है बेसिकली बच्चों? सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज दैट पॉइंट वेयर होल मास ऑफ बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेशन। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैंने एक ये बॉडी बना ली। सेंटर ऑफ मास क्या कहती है बॉडी की? वो कहती है सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज दैट पॉइंट where whole mass of body is supposed to be concentrated। सपोज करिए बच्चों एक एग्जांपल दूंगा आपको बहुत अच्छा। आप सभी के पास स्पिनर होगा, ठीक है। स्पिनर में एक ये बीच वाला जो पोर्शन होता है, हम क्या देखते हैं कि जितना भी मास है इस बॉडी का, अगर मैं इसको टच करके इसको रोटेट करूं तो अच्छे तरीके से क्या होता है, रोटेट होता है। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगता है कि जितना भी मास है मेरा वो एक सेंटर पे बिल्कुल डिपेंड है, सेंटर पे मेरा एक फिक्स्ड है, सेंटर पे कंसंट्रेट है। इसी को हम सेंटर ऑफ क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं से एक टॉपिक ड्राइव होता है जिसका सेंटर ऑफ मास बिटवीन टू पार्टिकल सिस्टम, जो हम करेंगे अब सेंटर ऑफ मास बिटवीन टू पार्टिकल सिस्टम है बच्चों। चलिए देखते हैं। टॉपिक का नाम है सेंटर ऑफ मास बिटवीन टू पार्टिकल सिस्टम। हाँ छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेस भी है, इसलिए बच्चे हम करेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम के बारे में जानते हैं। ये वाई एक्सिस होगी हमारी, ये होगी एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैंने 1 2 दो मास कंसीडर कर लिए, m1 एंड m2, ठीक है। सो इस मास पर फोर्स लग रही है और इस मास पर फोर्स लग रही है, ठीक है। इस मास पर जो फोर्स वो मास 2 के द्वारा लगेगी, तो मैंने F21 लिख लिया। और इस मास पर जो फोर्स लगेगी इस मास 1 के द्वारा लगेगी, तो मैंने F12 लिख लिया, ठीक है बच्चों। ये मैंने C पॉइंट ले लिया। ये मेरा R1 वेक्टर हो गया, ये R2 वेक्टर हो गया, ये RCM हो गया। बता दूंगा बेटा ये RCM क्या है, आने वाले हम डेरिवेशन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा ये। फिर अब डेरिवेशन करते हैं जल्दी से। इस डायग्राम को सपोज आपने समझ लिया होगा। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हम। इस टॉपिक में हम अब पढ़ते हैं, देखिए अब पोजीशन वेक्टर हमारा m1 और m2 पर हम देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या था और क्या में हमारी यहाँ पर वेलोसिटी थी, ठीक है बच्चों। चलिए तो हमने यहाँ पर कंसीडर करा मास m1 के केस में हमने क्या जानेंगे कि जो कोई मास है, कोई रोटेट कर रहा है या कोई चल रहा है, उसकी वेलोसिटी होगी v1 dr1 बाय में dt, ठीक है बच्चों। ये तो होगी मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद मास 2 के केस में मैं जानता हूं, मास 2 के केस में जो v2 होगा dr2 बाय में dt। थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं टोटल फोर्स की बात करूं सिस्टम में, F1 प्लस F2 प्लस F21 प्लस F12, देखिए डायग्राम में थोड़ा आपको दोबारा बताता हूँ। ये देखो इसकी फोर्स F1 है, इसकी फोर्स F2 है। टोटल फोर्स की बात करें F1 2 F21 और F12, ठीक है बच्चों। अगर आपको कोई भी क्वेरी नहीं समझ में आ रही तो मुझे आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताइए या फिर मुझे व्हाट्सएप करिए। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, ठीक है बच्चों। अब वी नो वेरी वेल न्यूटन थर्ड लॉ
F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। सो वी कैन से फोर्स जो होगी, मैं इसको यहाँ पर वैल्यू को पुट करूँगा, F12 माइनस F12। यहाँ से जो मेरी नेट फोर्स निकलेगी F1 प्लस F2 के। ठीक है बच्चों, आपको आ गया होगा अच्छे तरीके से समझ। अब हम इसके बाद बात करेंगे आगे। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ से हम इसको कैसे ड्राइव कर लेते हैं। और देखिए, वी नो वेरी वेल न्यूटन सेकंड लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो मेरा एफ है, यहाँ पर F1 की जगह वैल्यू पुट करेंगे dp बाय में dt प्लस dp2 बाय में dt। ये dp1 d2 क्या है बच्चों, सेकंड लॉ का फॉर्मूला था चेंज इन मोमेंटम बाय में टाइम। होपफुली आपको याद होगा। अब यहाँ पर मैं इस मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दूंगा p इज इक्वल टू mv। ठीक है, यहाँ इन मोमेंटम की जगह वैल्यू को क्या कर दूंगा, पुट। तो मेरा जो फोर्स होगा बच्चों वो क्या निकलेगा, d बाय में dt, मोमेंटम की जगह क्या आएगा m और v, m1 v1 प्लस d बाय में dt m2 v2। ठीक है बच्चों, इतनी बात आ गई समझ में। चलिए पेज के यहीं पर साइड में देख लेते हैं आगे डेरिवेशन। अब यहाँ से हमने अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमने फोर्स को फाइंड आउट कर लिया सेंटर ऑफ मास बिटवीन टू पार्टिकल में। तो अब हम निकालेंगे आगे, इसको थोड़ा आसान बना लेते हैं। अब हम F इज इक्वल टू M1 को बाहर निकाल लेते हैं dv1 बाय में dt प्लस M2 को बाहर निकाल लेते हैं dv2 बाय में dt। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है चेंज इन डिस्टेंस बाय में टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्टेंस बाय में टाइम। अभी हमने पीछे पढ़ा है बच्चों। चलिए उस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करते हैं F इज इक्वल टू M1 d बाय में dt। अब क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर स्केयर आ जाएगा क्योंकि d बाई dt ये भी है r, प्लस M2 इधर भी स्केयर आ जाएगा d स्केयर बाय में dt r1 और r2। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, d स्केयर बाय में dt कॉमन है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बच जाता है m1 r1 प्लस m2 r2। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दूंगा m1 प्लस m2 से, जो कि मेरा टोटल मास है। जब मैं इसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊंगा जब, सो जो मेरे पास रिजल्ट होगा वो क्या बनेगा, ये देखिए, ये मैंने लिख लिया है पूरी इक्वेशन। अब जब मैं इसको रिजोल्व करूंगा बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी अच्छा भी है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूँ। ठीक है बच्चों, अब होगा यूँ, देखो रिजल्टेंट फोर्स होती है, हम जानते हैं एक रिजल्टेंट फोर्स निकाल ली हमने किसी भी जगह कहीं भी, तो मास इनटू क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन। तो हमें हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, तो मैंने यहाँ पर CM लिख लिया है। CM कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बच्चे, ये सेंटर ऑफ मास है। देखो बच्चों, इस चैप्टर को आप बड़ा सीरियस होके पढ़ना, डोंट बी एनी टाइप का कोई मजाक नहीं होना चाहिए। अगर आप सीरियस वे से अगर ये चैप्टर आपने ब्रेन से कर लिया ना, तो फिजिक्स का आपको आसान लगेगी, मैं श्योर कह रहा हूँ आपको, श्योरिटी से। चलिए देखते हैं फोर्स। अब हम मास की बात करूं, टोटल मास की, वो क्या था मेरा m1 प्लस m2। ठीक है, अब मैं बात करूं अब यहाँ पर एक्सेलरेशन की। अभी पीछे हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला किया था चेंज इन डिस्टेंस बाय में चेंज इन टाइम। डिस्टेंस क्या है बच्चों, ये RCM जो मैंने बताया था ना। हाँ, डिस्टेंस क्या है, RCM। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 5। सो मैं अब कंपेयर करता हूँ, कंपेयर इक्वेशन 4 एंड 5, इस और इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ। जब मैं इन दोनों इक्वेशन को बच्चों कंपेयर करूँगा तब क्या होगा, देखना थोड़ा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। इस वाली फोर्स की वैल्यू पहले लिख लेता हूँ, m1 प्लस m2 d स्केयर बाय में dt स्केयर RCM, विच विल इक्वल टू m1 प्लस m2 बाय में
m1 प्लस m2 डी स्केयर बाय में dt टू m1 r1 प्लस m2 r2। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ से क्या चीज़ हमारे पास रिजल्ट क्या आती है, ये पूरा पोर्शन इस पूरे पोर्शन से कैंसिल आउट कर दें हम, तो मेरे पास RCM की वैल्यू आ गई बच्चों m1 r1 प्लस m2 r2 बाय में m1 प्लस m2। तो यहाँ से हमने निकाल लिया बच्चों सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास निकाला बच्चे किन्हीं भी दो पार्टिकल सिस्टम के बीच में। हमने यहाँ पे रिजल्ट को प्रूव कर लिया, सेंटर ऑफ मास एनी टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको समझ में आया होगा। आपके लिए एक छोटा सा वर्क दे रहा हूं मैं। इस वर्क में क्या करना है, अगर आपसे वर्क हो जाता है ठीक है, नहीं होता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे कॉल करके बताइए या मुझे व्हाट्सएप बताइए। ये जो वर्क होगा ये बच्चे एक स्पेशल केस होगा। चलिए बता देते हैं स्पेशल केस में क्या है। इस स्पेशल केस में हम डिस्कस करेंगे m1 को जब m2 के इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जहाँ भी m1 है उसको m2 रख देंगे, जहाँ भी m1 है उसको m2 रख देंगे। तो मुझे आपको इस स्पेशल केस में मुझे सिस्टम ऑफ पार्टिकल एनी सेंटर ऑफ मास बिटवीन एनी टू सिस्टम टू पार्टिकल, ठीक है, टू पार्टिकल सिस्टम का रिजल्ट निकालना है जब m1 m2 क्या हुआ इक्वल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर दूंगा। हो सके मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैला दीजिए बच्चों के साथ, और जितना हो सके मुझे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।